नमस्कार दोस्तों, साइकोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था। अब ये है सेकंड पार्ट। पहले पार्ट पे मैंने आपको बताया था। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको आंकड़ों की प्रकृति के बारे में और उसके प्रकार के बारे में बताया था, और अब मैं आपको मापन के पैमाने के बारे में बताऊंगी। आप इसे पढ़ लीजिएगा। इसका मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। मापन का अर्थ है किसी वस्तु या घटना को संख्या में व्यक्त करना। यह एक विशेष तरीके से किया जाता है जिसमें हमें सही जानकारी मिल सके। उदाहरण के तौर पर जिसमें बच्चे का जन्म किस समय हुआ, उसका खाने का तौर तरीका, उसकी सोचने की क्षमता, स्मृति और अन्य बातें हम माप सकते हैं। मापन का उपयोग हम विभिन्न कार्यों में करते हैं, जैसे कि विषय को वर्गीकरण करना, उत्तर का चयन करना, तुलना करना, भविष्यवाणी करना, निदान करना और शोध करना। स्टीवेंस ने मापन से प्राप्त संख्याओं के आधार पर मापन के 4 स्तरों का वर्णन किया है, जिसमें सबसे पहले है नामित मापनी या पैमाना, जिसका अर्थ मैं आपको समझा देती हूँ। नामित मापन या पैमाने में हम वस्तुओं या घटनाओं को एक विशेष तरीके से वर्गीकृत करते हैं, जैसे कि उनके गुण, विशेषताएं या किसी और कोड के आधार पर। इसमें हर वर्ग को एक खास संख्या या कोड दिया जाता है। उदाहरण के लिए एक कक्षा में 30 छात्रों को 1 से 30 तक क्रम संख्या दी जा सकती है, जिससे हर छात्र को अलग अलग पहचान मिले। यह मापन गुणात्मक मापन होता है, क्योंकि इस पर सांख्यिकीय गणना संभव नहीं होती है। अगला है क्रम सूचक मापनी या पैमाना, जिसका अर्थ है क्रमवाचक या क्रम सूचक मापन। इस प्रकार के मापन में हम विभिन्न चीज़ों को उनके खासियतों के आधार पर क्रमबद्ध करते हैं और उन्हें क्रम संख्याओं से नकारात्मक अंकों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम छात्रों को उनकी लंबाई के आधार पर क्रमबद्ध करते हैं तो हम उन्हें क्रम संख्याओं में प्रतिष्ठित कर सकते हैं। यह मापन हमें वैज्ञानिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मदद करता है, लेकिन यह नहीं बताता कि दो वस्तुओं के बीच कितना अंतर है। अगला है अंतराल मापनी, जिसका अर्थ है इस प्रकार के मापन में हम 2 या 2 से अधिक चीज़ों के वास्तविक अंतर को जानने का प्रयास करते हैं। इसमें हम गुणात्मक तथ्यों को आंकड़ों में प्रस्तुत करते हैं। यह मापन हमें वास्तविक अंतर का पता लगाने में मदद करता है, लेकिन यह नहीं बताता कि वे विशेष विशेषताओं के साथ कैसे है। अगला है अनुपात मापनी। इस प्रकार के मापन में हम समान दूरी पर अलग अलग चीज़ों के बीच अनुपात की गणना करते हैं। इसमें हम विशेष गुणात्मक आंकड़ों का उपयोग करते हैं। यह मापन सबसे विकसित, विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठ है, क्योंकि यह बताता है कि 2 वस्तुओं के बीच वास्तविक अंतर कितना है। अब है सांख्यिकी का अर्थ। आप इसे पढ़ लीजिएगा। मैं इसे जूम करके आपको दिखा देती हूँ। इतना इसका अर्थ है। इसका मीनिंग मैं आपको समझा देती हूँ, आप इसे पढ़ लीजिएगा। सांख्यिकी एक शाखा है जो आंकड़ों को जमा, विश्लेषित और समझने में मदद करती है। यह विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी है, जैसे समाज, अर्थशास्त्र और राजनीति। सांख्यिकी का उपयोग आधुनिक समय में हर जगह होता है। यह जानकारी को संग्रहित, विश्लेषित और समझने में मदद करती है। इसे आमतौर पर डेटा साइंस और विश्लेषण के रूप में भी जाना जाता है। सांख्यिकी के अनुसार यह एक शैक्षिक क्षेत्र है जो मात्रात्मक जानकारी के संग्रहण, व्यवस्थापन और विश्लेषण को समझाती है। यह विज्ञान की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हमें डेटा को समझने में मदद करती है।
अगला है सांख्यिकी का उपयोग और महत्व, जिसका मीनिंग है सांख्यिकी का महत्व आजकल बहुत बढ़ गया है, खासकर सामाजिक विज्ञानों में, सोशल साइंस में। हमें अलग अलग संदर्भों में डेटा और आंकड़ों को समझने की ज़रूरत होती है। इससे हमें समाज के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद मिलती है। सांख्यिकी का प्रयोग डेटा को समझने और प्रस्तुत करने में होता है। उदाहरण के लिए, यदि हमें किसी समस्या के बारे में आंकड़े प्राप्त होते हैं तो हम इन्हें रेखांकन, चार्ट्स या ग्राफ्स के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। सांख्यिकी की मदद से हम प्रतिगमन और भविष्य कथन कर सकते हैं। इससे हम भविष्य में क्या हो सकता है या किसी परिप्रेक्ष्य की संभावनाओं का अनुमान लगा सकते हैं। और सांख्यिकी का उपयोग वैज्ञानिक परिकल्पनाओं के प्रशिक्षण में भी किया जा सकता है। इससे हम वैज्ञानिक तरीके से प्रशिक्षण के परिणामों को समझ सकते हैं और उन्हें विश्लेषित कर सकते हैं। इसके महत्व में पहला है प्रदत्तों के वर्णन में। इसका मीनिंग है, जब हम किसी समस्या का अध्ययन करते हैं और डेटा या आंकड़े प्राप्त करते हैं तो हमें उनको समझने और प्रस्तुत करने के लिए सांख्यिकी की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए, हम प्रदानों की आवृत्ति वितरण को ग्राफिकल रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि लोगों को उन्हें समझने में आसानी हो। अगला है प्रदत्तों के सहसंबंध के वर्णन में। कई बार हमें दो या दो से अधिक गुणों के बीच संबंध को समझने की ज़रूरत होती है, जैसे कि उनका पारस्परिक संबंध। इसे समझने के लिए हम सांख्यिकी का उपयोग कर सकते हैं, जो हमें विभिन्न प्रकार के डेटा को तुलनात्मक रूप में देखने में मदद करता है। अगला है प्रतिगमन और भविष्य कथन। सांख्यिकी का उपयोग करके हम भविष्य में क्या हो सकता है या दो वस्तुओं के बीच का संबंध कैसा होगा, ऐसे प्रश्नों का उत्तर ढूंढ सकते हैं। अगला है वैज्ञानिक परिकल्पनाओं के परीक्षण में। वैज्ञानिक परिकल्पनाओं के परीक्षण में वैज्ञानिक परिकल्पनाओं को समझने में सांख्यिकी की मदद होती है, जिससे हम प्रशिक्षण के परिणाम को सही ढंग से विश्लेषित कर सकते हैं। अगला है प्रतिदर्श चयन में। जब हम किसी अध्ययन के लिए संख्यात्मक डेटा का उपयोग करते हैं तो हम किसी विशेष चीज़ के कारण और परिणाम के बीच के संबंध को समझने में मदद मिलती है हमें। उदाहरण के लिए, शिक्षा में अध्ययन करते समय हमें नहीं सिर्फ छात्रों के ग्रुप में अंतर की जांच करनी होती है, बल्कि हमें शहर से संबंधित भी जानकारी की आवश्यकता होती है। अगला है साहचर्य के आधार पर कारण कार्य संबंध में। मनोवैज्ञानिक मापन और परीक्षणों में हम संख्यात्मक विद्या का उपयोग करके विश्वसनीयता और वैधता को मापते हैं। जब हम एक परीक्षण तैयार करते हैं तो हम संख्यात्मक तरीकों से उनकी मान्यता का मूल्यांकन करते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों को बिना संख्यात्मक विद्या के बनाना मुश्किल हो सकता है। अगला है मापन और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में। शैक्षिक और अनुसंधान कार्यों में संख्यात्मक विद्या की सहायता से हम कार्यों और परीक्षणों की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता की जांच करते हैं। यह हमें न केवल ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है, बल्कि भविष्य के लिए उनकी उपयोगिता की भी भविष्यवाणी करने में मदद करता है। अगला है शैक्षिक व अनुसंधान कार्यों में।
मनोविज्ञान तथा शिक्षा जगत में सांख्यिकी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। सांख्यिकी के महत्व के संदर्भ में प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री रिचमैन ने बिल्कुल सटीक लिखा है। हम सांख्यिकी के युग में प्रवेश कर चुके हैं। प्राकृतिक घटना एवं मानव और अन्य क्रियाओं के लगभग प्रत्येक पहलू का एक पहलू अब सांख्यिकी के द्वारा मापन किया जाता है और तत्पश्चात व्याख्या की जाती है। अगला है सांख्यिकी के प्रकार। सांख्यिकी के विभिन्न प्रकारों को निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। क प्रक्रिया की आधारभूत मान्यताओं के आधार पर। इस आधार पर सांख्यिकी के 2 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहले है प्राचलिक सांख्यिकी, जिसका अर्थ मैं आपको समझा देती हूँ। इस सांख्यिकी में हम एक विशेष प्रचाल से आंकड़ों का अध्ययन करते हैं और उनसे अनुमान लगाते हैं। इसमें हम आंकड़ों के प्रतिदर्श और सामान्य वितरण से जोड़कर उनका अध्ययन करते हैं। इसके लिए हम विभिन्न सांख्यिकी विधियों का उपयोग करते हैं, जैसे मानक त्रुटि परीक्षा आदि। अगला है अप्राचलिक सांख्यिकी। इसमें हम उन आंकड़ों का अध्ययन करते हैं जिनमें संबंध कोई विशेष प्राचल से नहीं होता है। इन आंकड़ों का अध्ययन करने के लिए हम अप्राचल सांख्यिकी विधियों का उपयोग करते हैं, जैसे मेडियन टेस्ट और स्पेयरमैन का कोटि अंतर सहसंबंध काई वर्ग टेस्ट आदि। इसी में ख है व्यवहारिक उपयोग प्रक्रिया के आधार पर। इस आधार पर सांख्यिकी के 2 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें से सबसे पहले है वर्णनात्मक सांख्यिकी। इसमें हम किसी समूह या वर्ग के आंकड़ों को व्याख्यात्मक रूप से अध्ययन करते हैं। इसके लिए हम आंकड़ों को सारणीबद्ध करते हैं और उनकी विशेषताओं को स्पष्ट करने के लिए सांख्यिकी विधियों का उपयोग करते हैं। अगला है निष्कर्षात्मक सांख्यिकी। इसमें हम बड़े समूहों के संबंध में अनुमान लगाते हैं या निष्कर्ष निकालते हैं। यह अधिक विस्तृत समूहों के लिए उपयोग किया जाता है। अगला है मनोविज्ञान मापन में सांख्यिकी की सार्थकता। बाजारवाद के इस युग में पूरी दुनिया आंकड़ों से चल रही है। आंकड़ों के विश्लेषण हेतु सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। थाउलस के अनुसार समाज सांख्यिकी का उपयोग हमारी पसंद या नापसंद के आधार पर नहीं होता, बल्कि यह आंकड़ों की प्रकृति के कारण अनिवार्य रूप से होता है। आजकल सांख्यिकी का प्रयोग दिन प्रतिदिन मनोवैज्ञानिक और शिक्षा के संबंधित समस्याओं के अध्ययन में बढ़ रहा है। सांख्यिकी ने मनोवैज्ञानिक और शिक्षा के क्षेत्रों में अपनी एक विशेष स्थान बना लिया है। इसका उपयोग केवल परिकल्पना की जांच के लिए ही नहीं किया जा सकता, बल्कि यह व्यक्तित्व भेदों के माप में और जटिल व्यवहार को समझने में भी मददगार है। जिन अध्ययनों में इसका उपयोग होता है, उन अध्ययनों के परिणाम शुद्ध विश्वास और वस्तुनिष्ठ होते हैं। ऐसे परिणाम के आधार पर अध्ययन किए गए व्यवहार के संबंध में भविष्यवाणी भी की जा सकती है। इसका प्रयोग मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बढ़ता जा रहा है। सांख्यिकी के संक्षेप में इसकी सार्थकता इस प्रकार है। इसमें टोटल 10 पॉइंट्स हैं। पहले मैं आपको 5 पॉइंट समझा देती हूँ। पहला पॉइंट का अर्थ है मनोविज्ञान मापन। मनोविज्ञान में मापन किया गया
तथ्य सांख्यिकी के द्वारा अधिक उपयुक्त और सार्थक ढंग से व्याख्या किया जा सकता है। दूसरा है प्रामाणिक पैमानों। सांख्यिकी से वस्तुगत और शुद्ध परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। व्यक्तित्व, अभ्यास आदि के प्रभाव को सही ढंग से विश्लेषण किया जा सकता है। और हाँ, ये जो मैं ऊपर से पॉइंट बना रही हूँ, ये मैंने अपने मन से बनाए हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो अगला तीसरा है व्याख्या वैज्ञानिक ढंग से। सांख्यिकी के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष से तथ्यों की व्याख्या वैज्ञानिक ढंग से की जा सकती है। चौथा है सामान्य निष्कर्ष। सांख्यिकी से निकले निष्कर्ष सांख्यिकीय सूत्रों और नियमों के आधार पर होते हैं। पांचवा है तुलनात्मक अध्ययन। सांख्यिकी विश्लेषण के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन सरल हो जाते हैं। इससे व्यक्तियों की तुलना, व्यवहार का मूल्यांकन आदि किया जा सकता है। छठा है चल राशियों के संबंध के बीच की समझ के लिए सांख्यिकी का उपयोग किया जा सकता है। सातवां है भविष्यवाणी। सांख्यिकी अध्ययन से व्यवहार के भविष्यवाणी भी की जा सकती है। आठवां है मानसिक और शारीरिक योग्यता। मानसिक और शारीरिक योग्यता के मापन में सांख्यिकी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नौवां है प्रतिदर्श प्रतिनिधित्व। सांख्यिकी विधियों की सहायता से प्रतिदर्श प्रतिनिधित्व करना सरल हो जाता है। लास्ट और 10वां है वैज्ञानिक अनुसंधान योजना। अध्ययन योजना में सांख्यिकी विधियों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मनोवैज्ञानिक मापन हेतु सांख्यिकी एक अत्यंत ही सार्थक विषय है, जो मनोवैज्ञानिक मापन को वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक बनाती है। ये चैप्टर यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया है। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस है। ये जो क्वेश्चंस है आप इन्हें देख लीजिए। कुछ वर्गीकरण भी करना है, जैसे उस फर्स्ट में मैंने आपको एक सारणी बताई थी जिसमें 10th क्लास के बच्चों के मैथ्स के नंबर वाली सारणी दिखाई थी। वैसे ही उसी टाइप से कुछ सारणियाँ बनानी है। और नीचे कुछ और क्वेश्चन भी है। मापन से आप क्या समझते हैं, मापन के प्रकार और इसके दैनिक जीवन में महत्व को समझाइए। और सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं, दैनिक जीवन में सांख्यिकी की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। बस यही क्वेश्चन है। अगला चैप्टर मैं बहुत जल्द ही उसकी वीडियो अपलोड करूँगी, तब तक आप इसे देखिए और समझिए। धन्यवाद।